दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देखेंगे आर ओ समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2010 में। तो 2010 में दो बार प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। एक बार हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया था, दोबारा से हुआ था। जो रद्द हुआ था, दोबारा से हुआ था, उसका पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और सबसे फर्स्ट वाला जो हुआ 2010 में, पहला जो पेपर हुआ था, पहली बार जो हुआ था, उसका ये वाला है पेपर। ठीक है, फर्स्ट बार। ठीक है, फर्स्ट वाला पेपर है, इसको देख लेते हैं। जैसे अभी 2023 वाला भी एग्जाम एक बार हुआ, ख़त्म हो गया, फिर 2 साल बाद अभी हो रहा है। तो उसी तरीके से ये एग्ज़ाम है। तो ये सबसे पहले हुआ था, ये वाला पेपर जो सॉल्व करेंगे आज हम लोग, ये कैंसिल होके फिर दोबारा जो उसको हम लोग कर चुके हैं वो हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं। अन्य भी अगर टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई सबकी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और उन सबका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि ये अध्याय वार है, मतलब कि अध्याय में चैप्टर वाइज है कि कौन सा प्राचीन भारत इतिहास का क्या है, मध्यकालीन भारत के इतिहास है, इस तरह से बटा हुआ सेक्शन वाइज है। ठीक है, तो पहला इसका है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। जो भागवत संप्रदाय है उसमें भक्ति की जो संख्या है, भक्ति के रूप में की संख्या, रूपों की संख्या कितनी है। जो भक्ति होती है उनकी कितने रूप में होती है, तो 7 रूप में, 8 रूप में, 9 रूप में या 10 रूप में। तो 9 रूप में होती है, सी आंसर सही है इसका, 9 रूप में होती है। ठीक है, तो व्याख्या इसका देख लेते हैं कि नारदीय भक्ति सूत्र में 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो नवधा भक्ति किससे संबंधित है पूछता है एग्जाम में। तो नवधा भक्ति किससे संबंधित है, तो भागवत संप्रदाय से या वैष्णव संप्रदाय से आप कह सकते हैं। ठीक है, भागवत संप्रदाय से ये संबंधित है। नवधा भक्ति पूछता है, यूपीएससी में पूछा है एक बार। इसका श्लोक इस प्रकार है, तो श्लोक भी आप इसको चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, श्लोक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार विश्व उपासक इन 9 आसक्तियों के माध्यम से भागवत भक्ति करते हैं। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की मान्यता दी गई है। नवधा भक्ति, 9 रूपों में भक्ति आप कर सकते हैं, यही दी गई है। बौद्ध जैन के बारे में क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो जब कौशाम्बी आए थे तो उस समय कौशाम्बी में किसका शासन था। तो शतानिक का था, उदयन का था, बोधि का था या निक्षु का था, किसका था उस समय शासन जो वहाँ था। तो उदयन का था। ठीक है, बी आंसर से ये उदयन का शासन था। तो गौतम बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के शासनकाल में आए थे। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स जो आज का प्रयागराज है, वो पूरा एरिया वत्स का क्षेत्र था, और उसी में उस कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। जो कौशाम्बी अलग से डिस्ट्रिक्ट है उसकी राजधानी थी। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, दिया है। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उन्होंने उपदेश दिया, ये भी पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो कौन सा धर्म था, मौर्य और मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या शाक्त धर्म को। तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है जैन धर्म को प्राप्त था, बी आंसर सही है, जैन धर्म को प्राप्त था। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को भी अपना राज्य धर्म बनाया था। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम था इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय जैन के समर्थक थे। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में उनके जैन विद्वान आदि पुराण के लेखक जिनसेन रहते थे। तो ये भी रखिएगा कि आदि पुराण के लेखक कौन है, तो जिनसेन है। तो किसके दरबार में रहते थे, तो अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे। तो ये भी एग्जाम योग्य चीज़ है कि अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध जैन कवि जिनसेन रहते थे। जिनसेन की जो बुक थी या किताब थी, क्या लिखे थे वो, कौन सी किताब लिखे थे, तो आदि पुराण लिखे थे। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में बताना है। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो सकराज की उपाधि धारण की थी वो, सकारी की उपाधि धारण की थी, सकारी। तो वो कौन था इसमें, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या कुमारगुप्त था। कौन था जिसने शकों को हराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी आंसर सही है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा।
इसमें समुद्रगुप्त में चंद्रगुप्त में कंफ्यूजन रहता है कि शक विजेता कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, शक विजेता। ठीक ठीक। तो पश्चिमी तट पर शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। पश्चिमी तट पर निवास करने वाली शक जाति, पश्चिमी तट मतलब ये वाला क्षेत्र था, इधर का जो क्षेत्र है, ये सिंध वाला जो क्षेत्र था, इधर शक ज्यादा थे। ठीक है। तो निवास करने वाली जाति के विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी ये पूछता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तथा भारतीय अनुश्रुतियों में उसे सकारी के रूप में स्मरण किया जाता है या याद किया जाता है। बाण ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का उल्लेख किया है। अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विरुद्ध उसका अभियान जो था 388 ईस्वी से 401 ईस्वी के बीच हुआ था ये बात। ठीक है, युद्ध हुआ था जो जिसमें उसने हराया था उनको। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको किसी तरीके से याद कर लीजिएगा भैया। मध्यकालीन भारत से इतिहास से क्वेश्चन आया है, पांचवा है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो बलबन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरह का जो कार्य था दासों के लिए और रोजगार देने के लिए बेरोजगारों के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था ऐसा। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस बात ऐसा दफ्तर, रोजगार दफ्तर स्थापित किया था जो बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। ठीक है। उसने दीवाने खैरात भी स्थापित किया था जो मुसलमानों या अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। ठीक है। तो वो थोड़ा कट्टर था ये, मगर ये लोक हित में काम करता रहता था। ठीक है। इसी का भाई था एफएसटी, चचेरा भाई एफएसटी था, फिरोज शाह एमएसटी था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके याद में इसने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को एस्टेब्लिश किया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको जौना खां भी कहते थे, तो उसी की याद में उसने बनाया था उस जौनपुर को। छठवां है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षक था, वो उच्च शिक्षित था, मतलब शिक्षित बहुत पढ़ा लिखा था, वो कौन था। तो बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, इब्राहिम लोदी था, शेर शाह सूरी था। तो मध्यकालीन में सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो था वो जो था शेर शाह सूरी था। ठीक है, डी आंसर सही है। तो एक उच्च शिक्षित था शेर शाह सूरी। ठीक है। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में रहकर अरबी फारसी इतिहास उसका विशेष तौर पर अध्ययन किया था, और जौनपुर उस समय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जिसे पूर्व का सिराज या पूर्व का दरवाजा कहते थे। इसको पूर्व के सिराज के रूप में जौनपुर को जाना जाता था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जौना खां की याद में, चचेरा भाई था जौना खां। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताना है। सातवां है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था, तो पुष्कलावती का। पुष्कलावती है, तक्षशिला है, साकल है, या मथुरा है। तो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था बताइए, तो तक्षशिला का निवासी था। बी आंसर सत्य है, वो तक्षशिला का निवासी था। तो बेस नगर अभिलेख जो इसका है, हेलियोडोरस जो है तक्षशिला का निवासी था। ये शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र जो भगवान भागवत के शासनकाल में 14 वर्ष तक्षशिला के यमन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है। तो याद रखिएगा गरुड़ ध्वज की स्थापना भी बेस नगर अभिलेख में ही सब लिखा हुआ है, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ठीक है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। इसके उत्थान में ही महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था, इसके उत्थान में संस्कृत के। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि की जो बुक है उसका नाम बताइए कमेंट में। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था, वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी इसी काल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मुगल साम्राज्य के बारे में है। तो 8वां है, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कहाँ के थे, वो कहाँ से आए थे वो लोग। तो फारसी थे, अफगानी थे, चंगताई तुर्क थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो मध्यकालीन जो शासक थे मुगल शासक वो चंगताई तुर्क थे। सी आंसर से ये तरह छोटा क्वेश्चन पूछ देता है और गलत हो जाता है आपका, तो याद रखिएगा चंगताई तुर्क थे ये लोग, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक। ठीक है, चंगताई वंश से लोग अपना व्यवहार रखते थे।
या संबंध रखते थे। जो बाबर पितृपक्ष जो था, बाबर जो था, बाबर, इसका जो पिता था, ये जो था तैमूर का वंशज था, तैमूर का वंशज है, तैमूर की तरफ से था ये। और इसका जो माता थी वो जो थी चंगेज खां की तरफ से। आप समझ सकते हैं, दोनों दिग्गज थे एकदम से अपने अपने क्षेत्र के। चंगेज खां की तरफ से थे, एक जो था तैमूर था उसका पिता, ठीक है। और तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त का मिश्रण था बाबर। समझ लीजिए कितना खतरनाक रहा होगा ये। जिसने बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चंगुताई तुर्क वंश था, ठीक है। इस वंश का नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था, याद रखिएगा इसको, चंगताई तुर्क। अगला है, नौवां है कि मुगल जो थे मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारों को, ये बात सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी थे, तो नहीं, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं थे, ठीक है। इनको पद से हटाया जा सकता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये सही है। चौथा है कार्यालय, दीवान कार्यालय द्वारा इनके वेतन दिए जाते थे। तो इनका वेतन जो था, इनको जो भूमि दी जाती थी उसी के हिसाब से इनको सेट कर देता था इनका वेतन भी, ठीक है। तो जो जात था, जात से क्या पता चलता था, उसके वेतन और पद की स्थिति का पता चलता था। जात से जो कितना जात उसको मिला है, उसका वेतन, उसके पद की स्थिति पता चलती थी। जो सवार था उसे उसे पता चलता था उसके पास कितने घुड़सवार दस्ते हैं, कितने घुड़सवार जो है, सवार दल कितने घुड़सवार हैं, तो सवार से इसे पता चलता था। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी नहीं थे, ठीक है। ये अगर पद अपने पद से हटाए जाते थे, पदच्युत होते थे, या फिर इनकी मृत्यु हो जाती थी, तो स्वतः ही इनका पद जो है पूरा खानदान से ही समाप्त हो जाता था, ठीक है। और अगला है, दीवाने कार्यालय द्वारा वेतन तय किया जाता था। इनका वेतन जो था, वेतन के भी रूप में मिलता था इनको, और जागीर के रूप में मिलता था, दोनों रूप में मिलता था, ठीक है। और ये दीवाने कार्यालय के अधीन नहीं था, मीर बख्शी के अधीन था, मीर बख्शी के अधीन था ये, इसलिए चौथा भी गलत है। तो सही उत्तर इसका 1 और 3 है, सी आंसर इसका सत्य है, याद रखिएगा। अगला है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो सिजदा क्या था? सिजदा एक ऐसा चीज था कि पैर चूमा जाता था, लेट के पैर को चूमा जाता था, किसके? तो जो वहाँ का सम्राट था, जो या तो फिर जो बादशाह था, उसका पैर चूमा जाता था। तो बलबन की प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो शाहजहां ने समाप्त किया था इसको, सी से शाहजहां ने समाप्त किया था, याद रखिएगा इसको। सिजदा एवं पाबोस प्रथा को समाप्त करके इसके जगह पे चहार तस्लीम जो है, पूछ सकता है कभी कि चहार तस्लीम प्रथा कौन चालू किया था? चहार तस्लीम प्रथा जो था, जब सिजदा खत्म हुई थी उसके बाद चालू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंदोलन से संबंधित, जन आंदोलन से संबंधित है। 1857 से 19वीं शताब्दी के बीच में जितने कुछ हुए थे उनके बारे में बताना है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या सही नहीं है? तो वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो पहले तो नहीं थे, बाद में हो गए। पहला ठीक है, वो पहले नहीं थे मगर बाद में इसके समर्थक हो गए। अगला, उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हाँ, उन्होंने की थी अध्यक्षता 1940 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो नहीं लिया था असहयोग आंदोलन में भाग उन्होंने। वे सदैव डायरी रखते थे, तो डी इसका जो है सही नहीं है, बाकी सब सही था, ठीक है। तो कभी पूछेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था कि नहीं लिया था, तो नहीं लिया था उन्होंने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में, मगर जिन्ना ने भाग उसमें नहीं लिया था। पर्सनली इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है। तो भगत सिंह से संबंधित है, सी आंसर सही है इसका। तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर निकलते थे। इनकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना थी वो मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने इसका प्रयोग किया था और इन्होंने ही नारे को चर्चित बनाया था। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अभी भी जल्दी बीता है उनका जो है साल, कह सकते हैं उसको, मार्च में। अगला है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है। 13वां है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो एक बात याद रखिए, इसमें दो दो पेपर हम लोग आए हैं, तो एक महिला पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। दो क्वेश्चन में महिलाओं पे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो शांति घोष थी वो, सुनीति चौधरी थी, बीना दास थी, या कल्पना दत्त जोशी थी? तो किन्होंने चलाया था इसको? तो बीना दास जी ने चलाया था। सी आंसर सही है। तो क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशूलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई थी, और इसी समय आंदोलन में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। और 1931 में कोमिला की दो युवतियों सुनीता चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी थी, वो बीना दास थी। ठीक है, सी आंसर सही है। और और युवती जो थी सुनीति चौधरी और शांति घोष ने क्या किया था? तो जिला अधिकारी की हत्या कर डाली थी। एक्चुअली में ये लोग बहुत शोषण करते थे महिलाओं को, बहुत, मतलब इनका महिलाओं का जैसे यौन शोषण करते थे ये सब, जो उनको पसंद आ जाता था। देखे होंगे मूवी वगैरह में, तो उनको घर जाते थे, उनको इधर उधर करके उनको फंसा देते थे किसी चीज़ में। तुमने ये गलत काम किया है, ये किया, चलो चलो थाने में चलो। तो वहाँ से उनको लेके चले जाते थे, ले जाने के बाद यौन शोषण करते थे उनका। तो इसी वजह से इन्होंने इन लोगों को गोली मारी थी, और भी कई कारण थे, मगर एक कारण ये भी था। अगला है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहेब का, या मंगल पांडे का? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका था बता दीजिए। तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का वार्षिक अध्यक्ष कौन था? तो 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, तो उस समय वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या आरबी घोष थे? कौन थे उस दिन? तो आरबी घोष को बनाया गया था। डी आंसर सही है। ठीक है, तो 1907 के जो कांग्रेस का सूरत वार्षिक अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे उसमें। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, मगर स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ था, नरम दल और गरम दल में बंट गया था इसमें, और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अतः उसी अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया, और कांग्रेस विभाजन के नाम पर नरम पंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया, गरम पंथी इसको छोड़ के चले गए। ठीक है, अगला है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने वकालत किया था, इसके बारे में बताना है अब। तो C.R. दास ने नहीं की थी, मोतीलाल नेहरू ने भी नहीं, A.M. जिन्ना ने भी नहीं, ये सर टी.बी. सप्रू थे, टी.बी. सप्रू ने की थी। ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सन 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद उन पर निष्ठा की शपथ जो है सरकार से ली थी उन्होंने, उसको तोड़ने के लिए लाल किले में मुकदमा का निर्णय किया गया। ठीक है, और उसमें कौन कौन थे? तो प्रेम सागल थे, शाहनवाज थे, और गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे। ठीक है, तो ये 3 लोगों पे चला था, प्रेम सागल, शाहनाज और गुरदयाल सिंह। ठीक है, ढिल्लो, तीनों पे चला था। 1945 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, याद रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? तो सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया था इसमें? तो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1946,
16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 और 18 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ये बी आंसर सही है। तो सीधी कार्रवाई दिवस को जो है क्या किया इन्होंने, तो सांप्रदायिक दंगे फैलाने तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब यही था इनका कि दंगा फैलाओ और ये सबको बताओ कि हिंदू मुस्लिम अब एक साथ नहीं रह सकते। उनको लगा कि देश हमारा अलग से पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, तो इस डर से उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा इसमें। ठीक है, काफ़ी लोग मारे गए इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था? तो हरिपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? तो कौन था ये, हरिपुर था कि त्रिपुरी था, बताइए। तो त्रिपुरी अधिवेशन था, बी आंसर सही है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन था। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाने के लिए इनको अलग से लड़वा रहे थे चुनाव, और सुभाष चंद्र बोस अपनी तरफ से लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र विजयी बन गए इसमें, तो गांधी जी भी बहुत नाराज हो गए इसमें। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो कांग्रेस पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पे अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले गए और जाके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी अपना कुल काम किया, उसके बाद वो सब उन्होंने 1939 में स्थापित किया। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो लाला लाजपत राय की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय की नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की है ये। दूसरा है दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया जो दादा भाई नौरोजी की नहीं है। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है इसको, लाला जी ने लिखा है। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइड इंडिया, तो रफीक जकारिया की यही बुक सही है, उत्तर सही है, यही सही सुमेलित है। रफीक जकारिया को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। द मैन हु डिवाइड इंडिया रफीक जकारिया ने लिखा है, सी आंसर इसका सही है, सही सुमेलित यही है। अगला सुभाष चंद्र बोस गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है इसको, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखे हैं इसको। तो याद रखिएगा, इन बुकों को मिलान फिर से करवा सकता है किसी भी एग्जाम में, यूपी वाले। ठीक है, अगला है 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू और SC बोस ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सी आंसर इसका सही है। तो कांग्रेस का जो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा जो डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में थी, समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुए थे उसमें पहला था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति की जो रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। इसमें जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने दी थी, उनके बेटे की अध्यक्षता में उसको ही निरस्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग उन्होंने किया था। अब ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चाहते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, मगर नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, इसीलिए उसको निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरा, लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस ने संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, ये कहा था। ठीक है, अगला है भारत का भूगोल से क्वेश्चन है। भारत का भूगोल भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र, मानव भूगोल, विश्व का भूगोल से भी है इसमें। तो फान एक स्थानीय पवन है, तो फान कहाँ बहती है? चीन में नहीं बहती, कोरिया में नहीं बहती, कि जापान में बहती, स्विट्जरलैंड में बहती है? तो बताइए कहाँ बहती है ये फान? तो फान स्विट्जरलैंड में बहती है, डी आंसर सही है। तो फान दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एक शुष्क गर्म पवन है, जो स्विट्जरलैंड में दक्षिणी जर्मनी और पश्चिमी ऑस्ट्रिया से होकर बहती है तथा आल्प्स पर्वत पर पार करके उत्तरी इटली तक पहुंच जाती है। फान का सर्वाधिक प्रभाव जो है उससे प्रभावित कौन है? स्विट्जरलैंड है, इसका डी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, इस मिलान कराता है फान कहाँ बहती है, तो स्विट्जरलैंड में बहती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला जो है, तो नाथुनी हम बताए थे आपको। अगर इसके बारे में देखना है तो मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट है किसकी, तो इंडियन ज्योग्राफी का 2-3 लेक्चर उसमें पढ़ा हुआ है, तो उसमें है ये भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, तो उसको बढ़िया से डायग्राम बना के दिखाया गया, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नाथुला है अरुणाचल प्रदेश में, तो नाथुला है नथुनी की तरह है, तो नथुनी की तरह कौन सा है? तो सिक्किम है, तो नाथुला पर अलग गलत है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं, तो पहला ही नहीं सुमेलित है, ए आंसर इसका सही है। बाकी लिपू लेख जो है उत्तराखंड में, ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पाल घाट जो है केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ए आंसर सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत में जाने का मार्ग है। वर्तमान समय में भारत एवं चीन के बीच जो व्यापार चलता है मार्गों से, वो इसी से होता है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, 23 नंबर का। कह रहा है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो पश्चिमी घाट की नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये कौन कह दिया इनको? तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां जो हैं, पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली नदियां, पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां जो हैं पश्चिमी घाट में, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पहला सही है, उसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, इसलिए पहला ठीक है। दूसरा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं, इस वजह से वो गाद इकट्ठा ज़्यादा नहीं कर पाती। तो पहला दूसरा दोनों ही सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसका ए आंसर सही है। तो इस बात का याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की नदियाँ नदियाँ जो पश्चिमी घाट में गिरती हैं, पश्चिमी घाट या पश्चिम पश्चिम दिशा में बहते हुए गिरती हैं, पश्चिम पश्चिम की तरफ बहते हुए गिरती हैं, वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। उनका मार्ग तीव्र गति से कड़ी चट्टानों से गुजरता है, तो वो लोग ज़्यादा गाद इकट्ठा नहीं कर पाती। ए आंसर सही है इसका। देखिए यहाँ पे दिया है, जबकि जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, अब देखिए यहाँ पे दूसरा बच दिया है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, और ये नदियाँ इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती। मगर पश्चिम घाट से निकली हुई अन्य नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, इनका देखेंगे तो ये लोग डेल्टा का निर्माण करती हैं आगे जाके, तो वो पश्चिमी घाट से ही ये भी निकलती हैं। तो पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, ये कह सकते हैं कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये शुद्ध शब्द होगा उसका। और ठीक है, चलिए दोनों ही सत्य उसको समझिए, वही पूछा है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि आयोग ने भी वही आंसर लगाया है। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत विंध्य है, अरावली है, शिवालिक है, या अन्नामलाई है? तो सबसे नवीन जो है शिवालिक है, इसमें सी आंसर सही है, शिवालिक सबसे नवीन है। सबसे पुरानी अरावली है। ठीक है, तो 22वें का कौन सा आंसर सही है? सॉरी, 24वें का कौन सा आंसर सही है? तो सी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानसून वन मिट्टी और सिंचाई परियोजनाएं और कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। 25वां है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ईपीफाइट के बारे में पूछ रहा है कि अधिपादप ईपीफाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो कोणधारी वनों में, मानसून वनों में, सावाना वन स्थली में, विश्वतीय वनों में। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? तो विश्वतीय वनों में पाए जाते हैं ईपीफाइट, डी आंसर सही है। विश्वतीय वनों को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं उसी को कहते हैं। तो ईपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पे जीवित होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखे होंगे गाँव में, जैसे अब गिलोय का पेड़ देखे होंगे तो नीम पे, आम पे से चढ़ जाती है, तो ईपीफाइट का वो उदाहरण है। तो वे पौधे जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं, किंतु परजीवी नहीं होते हैं वो। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। यांत्रिक अवलंबन मतलब कि एक आधार के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी के सर पे पाँव रख के ऊपर चढ़ जाना, तो वही बात है। ठीक है, उनसे परजीवी का काम नहीं करती, उनका कुछ नहीं लेते हैं, बस उन पे चढ़े रहते हैं और अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, तो उसको ईपीफाइट पौधे कहते हैं। जैसे नीम जो गिलोय है, नीम पे चढ़ी रहती है, देखे होंगे, तो वो गिलोय भी इसी का उदाहरण है। कुनरू जिसके घर पे होगा, किसी के जो गांव में होगा, कुनरू देखे होंगे, कुनरू भी नीम पे पेड़ पे से चढ़ जाता है, ऊपर खूब फरता है, जो कुनरू सब्जी होती है, उसको भी ढेर लोगों के घर पे होगा, तो उसको देखे होंगे वो लोग। तो वो भी जो है ईपीफाइट का एक उदाहरण के तौर पर उसको देख सकते हैं आप।
वो भी परजीवी नहीं है, वो अपने जड़ों से अपना भोजन खुद स्वयं बनाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताए हैं। ठीक है, वो अपना भोजन वो नीचे से स्वयं बनाते हैं। मगर जो ईपी फाइट पौधे हैं, थोड़ा इसमें अंतर यही होता है कि ईपी फाइट जो होते हैं, जैसे पेड़ है, मान लीजिए अभी देखे होंगे आपके गांव में पाकड़ का पेड़ होगा या फिर बड़ा सा बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें देखेंगे तो खूब मोटा सा पेड़ होता है वो। और उसमें क्या होता है कि एक इसी इसी में से एक और इसमें पाकड़ का या क्या कहते हैं कि पीपल का पेड़ इसी में निकला होता है। ठीक है, तो उसकी जड़ें भूमि में नहीं होती हैं। उसी तरह ईपी फाइट होता है, उसकी भूमि जड़ें में नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि आपको समझ में आ जाएगा जब वृक्ष पे कैसे चढ़ते हैं, कैसे रहते हैं। तो इनकी जड़ें भूमि में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो पेड़ के ऊपर ही ये लोग कहीं इसी में से पेड़ में से ही ये जम जाते हैं और ऊपर उसी पे विकास इनका होता रहता है। तो वही ईपी फाइट पौधे होते हैं। ठीक है, उनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी होती हैं। ये मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये विषुवतीय वन, इसका डी आंसर सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जूट है, चाय है, रबर है, गन्ना है, तो कौन कहाँ पे होता है इसी को हमको बताना है। ठीक है, तो जूट जो है पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, चाय जो होगा असम में होगा, रबर जो होगा केरल में होगा, गन्ना जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका ए वाला आंसर जो है। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा याद होना चाहिए मोटा मोटी। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक एक फसली कृषि विशेषता है। तो एक फसली कृषि विशेषता किसकी है? व्यापारिक अन्न कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, जैविक कृषि की। तो किसका ये उदाहरण है? तो व्यापारिक अन्न कृषि जो होती है, ये आंसर सही है। तो एक फसली कृषि व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता होती है। इस कृषि में एक वर्ष में एक फसल का उत्पादन किया जाता है, तो व्यापारिक अन्न कृषि है ये आंसर इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलने वाला जो राज्य है वो कौन, किस में सबसे अधिक वनों का परसेंटेज मिलता है? तो ये परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, वो भूमि, वो क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्षेत्रफल का परसेंटेज पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो दूसरा होता, परसेंटेज पूछेगा तो दूसरा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है पुराना है काफ़ी, तो 2023 का भी आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से बता देते हैं 2023 का। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो पूछेगा इसी में से घुमा फिरा के, ये बात याद रखिएगा। यही चारों तब भी इम्पोर्टेंट थे, आज भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो अगर राज्य पूछ रहा है, तो राज्य में सब सर्वाधिक परसेंटेज वाला जो राज्य है वो है हमारा मिजोरम। मिजोरम में 85.34% जो है फॉर वन 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 कवर है। ठीक है, वन आवरण जो है 85% के आसपास है, परसेंटेज में है, ये क्षेत्रफल में नहीं है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। एमपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये जो है परसेंटेज में तो मिजोरम का सर्वाधिक है। अगर ओवरऑल पूरा यूटी और यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के पूछेगा तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में 91.3%, 91.33% जो है लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। राज्य पूछेगा तो मिजोरम सर्वाधिक है परसेंटेज में। अगर राज्य पूछता है आपके क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल उसका है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी मिजोरम लगा दे रहे हैं 2023 के आंकड़े के हिसाब से। ठीक है, डी आंसर सत्य है इसका 2023 के आंकड़े के हिसाब से। अगला है खनिज के बारे में पूछ रहा है, खनिज शक्ति और संसाधनों के और उद्योगों के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है, कूट से बताना है हमको। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि हीरा है, हीरा, कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, रेत, एल्युमिनियम, मणिक या रूबी जो है कार्बन। तो कौन किससे जो है सुमेलित है वो बताना है हमको। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन की अपरूपता को दर्शाता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब। तो 4 होगा। संगमरमर किसका है? तो संगमरमर तो कैल्शियम है उसमें, 1 हो गया। रेत में क्या होता है? तो रेत में सिलिका होता है। ठीक है, सिलिकॉन होता है या सिलिका होगा, तो 2 हो गया ये।
रूबी में एल्युमिनियम 3 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में ही ये धातु पाई जाती है इसका। ठीक है, तो मणिक या एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, मणिक के जो है एल्युमिनियम का खनिज है, इंपॉर्टेंट है ये। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 सी बी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि कोयला का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। तो कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा होता है, ये बात सही है। ठीक है, कारण है कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानों पश्चिमोत्तर राज्यों की को कोयले आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो ये बात भी सही है, दोनों सत्य हैं इसमें, मगर जो आर है एक की व्याख्या नहीं करता। अब पश्चिमोत्तर राज्य को कोयला आपूर्ति करता है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो ट्रेन से ढोने लगेगा। तो पहला वाला गड़बड़ है, पहला पहला सही है, दूसरा भी सही है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है इसका। तो इसका बी आंसर सही होगा। ए आर सत्य है मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है भारत को किससे मिलती है? तापीय है, जलीय है, आणविक है और वायु है। ठीक है, तो कौन होगा इसमें? तो सबसे अधिक ताप ऊर्जा से होता है, ताप ऊर्जा कोयले से, फिर जल से विद्युत उत्पन्न होती है, फिर आणविक जो है, आणविक 2023 के आंकड़े से हिसाब से है। तो आणविक कितना है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कम है, 1.6% है, मगर पवन ऊर्जा ने अपना उछाल लाया है काफ़ी ज़्यादा, 10.3 का योगदान दे रही है। तो उस समय ये पहला सही था, उस समय बाद दो जब क्वेश्चन पेपर आया था 2010 में। अभी जो वर्तमान में है, अब ये परिस्थितियाँ बदल गई हैं, ताप है। ठीक है, और वायु यहाँ पे हो गया है, जो आणविक है सबसे बाद में हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, तापीय जल विद्युत, तापीय जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे अधिक है, फिर जली वाले में सबसे उसके बाद है, फिर वायु है, वायु का 10.3 है और 1.6% परमाणु ऊर्जा है, फिर उसके बाद आणविक है। तो याद रखिएगा आणविक सबसे कम है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1.6% ऊर्जा उत्पादन होता है, जबकि पवन ऊर्जा से 10.3% है। ठीक है, अगला कथन है कि भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन राज्य जो है, उत्पादक राज्य पूछा है, भंडार वाला राज्य नहीं पूछा है। तो कोयले का जो सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है उसमें उड़ीसा है 23%, उड़ीसा का 23%। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है 19%, 19 से 20% मान लीजिए, अभी तो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो 24% उड़ीसा मान लीजिए और 20% छत्तीसगढ़ को मान लीजिए, फिर एमपी को मान लीजिए लगभग 18% के आसपास। तो ये पूरा जो है ये उत्पादन का है। ठीक है, उत्पादन है ये। बाकी अगर भंडारण पूछता है तो भंडारण की दृष्टि से 3 राज्य हैं, तो भंडार जल्दी बदलेगा नहीं। और कहीं अकस्मात कहीं खोज हो गई, जैसे बलिया में तेल की खोज हो गई है, कच्चे तेल की, उसी तरीके से कहीं अगर खोज हो गई तो मान लीजिए बढ़ गया। अदरवाइज उड़ीसा में जो है भंडारण सबसे सर्वाधिक है, उत्पादन भी सर्वाधिक कर रहा है। झारखंड में उसके बाद भंडारण है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन हमको पढ़ना क्या है उसमें। कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना है हमको कोयले का अग्रणी जो भी संसाधन है, खनिज हैं, या जो भूमि से निकलने वाले संसाधन है, उनका अग्रणी राज्य हमको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पूछेगा वो। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है और कोयले की खदान है। तो दामोदर घाटी है, तालचेर दिया है, सोन घाटी, बराकर दिया है, गोदावरी दिया है, उमरिया और महानदी दिया सिंगरेनी। ठीक है, तो दामोदर घाटी की सहायक नदी है, बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी या उसी के आसपास बहती है, तो बराकर जो हो गया 2 हो गया इस पर। ठीक है, सोन घाटी, सोन घाटी का नाम सुने हैं आप? तो सोन घाटी जो है उमरिया है, वहाँ पे उमरिया खदान है, 3 हो गया। गोदावरी जो है, गोदावरी में कौन सी है? तो गोदावरी में सिंगरेनी है। ठीक है, तो 4 हो गया। और महानदी में जो है तालचेर है, 1 हो गया। तो 2 3 4 1 इसका है, 2 3 4 1, ए ऐसा सही है, 2 3 4 1 है। याद रखिएगा, कोयली खदान तालचेर जो है कहाँ पे है, तो आपकी जब जुबान पर होना चाहिए, महानदी घाटी, कोई का सिंगरेनी, गोदावरी घाटी, उमरिया, सोन घाटी, दामोदर, बराकर घाटी, बराकर कोयले खदान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए कूट को चुनना है कि सही कौन सा है। तो पहला है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है।
तो लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, पहला दिया है। दूसरा है भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा है भारत में उड़ीसा और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा बता रहा है और उड़ीसा को बता रहा है सबसे पहला जो है सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। भंडार कर्नाटक में बता रहा है। तो कौन सा इसमें कथन जो है आपको सही लग रहा है, ये बताइए हमको। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है कर्नाटक राज्य का है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा नहीं है, लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, चौथा है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। चौथा है, तो पहला पे कौन है बताइए। तो पहले पे बैरी करता रहता है ऑस्ट्रेलिया, अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पे लौह उत्पादक में। ठीक है, शीर्ष पे वही है ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। और भंडारण में भी भारत चौथे पे है। ठीक है, तो लौह अयस्क का सबसे, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी ठीक है। तो 1-3 सही आंसर है, सी इसका आंसर सही है। 1-3 जो है सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, परंतु विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक न होकर चौथा बड़ा है भारत। ठीक है, वर्तमान में केवल 3 सत्य है इसमें। ठीक है, वर्तमान में केवल 3 सत्य है। प्रथम में जो है गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, तो पाया ये गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उड़ीसा में सबसे अधिक भंडारण है। वर्तमान में भंडार जो है उड़ीसा में सर्वाधिक है, कर्नाटक दिया है। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा, तो लौह, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आएगा वर्तमान में, अगर 2025 में क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताएगा कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार जो है उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा जब रहेगा तो ये सही रहेगा, उड़ीसा में सबसे संपन्न भंडार है अभी भारत में। और लौह उत्पादक में जो उड़ीसा है वो भी नंबर 1 पे है। तो लौह उत्पादक में भी नंबर 1 पे उड़ीसा, और भंडारण में भी नंबर 1 पे उड़ीसा है। और जो दूसरा है कि विश्व में लौह अयस्क का दूसरा है, तो नहीं, चौथा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात होगा वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, डी आंसर सत्य है इसका, सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत में प्रदेश की सबसे बड़ी लंबाई जो है 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, डी आंसर सही है इसका। विश्व भूगोल में देखते हैं, तो स्थल मंडल के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च परसेंटेज संबंधित है। तो सर्वोत्तम परसेंटेज कौन सा वन है, शंकुधारी वन है, शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन है, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो कौन सा वन जो है सर्वाधिक है हमारे धरती पे। तो विश्व के आवरण में सबसे बड़ा किसका है, इसके बारे में थोड़ा सोच के बताइए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक है, डी आंसर इसका सही है। और सबसे अधिक प्रजाति विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाई जाती है, तो जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है यहीं पे। अगला है वायुमंडल है। तो निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है आपको कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है किन देशों में होती है। ठीक है, तो पहला दिया है कनाडा है, दूसरा नॉर्वे है, तीसरा स्वीडन है, और दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा होगा इसमें, तो 1-2 1-3 1-2-3 और 1-2-3-4। तो सी आंसर सही है, 1-2-3 कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है। औद्योगिक गतिविधियां जिस देश में ज़्यादा होंगी, ठीक है, उस देश में ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। ठीक, तो कभी कभी पूछता है इस तरह से कि कौन कौन से जो है अम्लीय वर्षा करने के कारक हैं। तो कौन कौन से कारक अम्लीय वर्षा करते हैं, तो उसको अगर इसको यहाँ तक आप पढ़ने आए हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से जो 2-3 तत्व हैं जो कि अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि यूरोप के लौह अयस्क देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है। तो यूरोप के लौह उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है, बताना है आपको, बताइए कौन सा है। तो 2010 में दूसरा रहा होगा, वर्तमान में बदल गया होगा। ठीक है, तो रूस का जो स्थान है 5वां है। ठीक है, वर्तमान 2023 के आंकड़े के हिसाब से 5वां स्थान जो है रूस का है, याद रखिएगा।
रसिया का 5वां स्थान है। पहला स्थान यहाँ पे, सॉरी, यहाँ फ्रांस का जो स्थान है, सॉरी माफ करिए, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान वर्तमान 2023 के आंकड़े के हिसाब से 5वां स्थान पे है। फ्रांस है 5वां स्थान पे, ठीक है। रसिया पूछेगा, रसिया पहले स्थान पे है। सेकेंड पे जर्मनी है, ठीक है। थर्ड पे टर्की है, और फोर्थ पे इटली है, पांचवें पे फ्रांस है, और छठवें पे स्पेन है। तो ठीक है, तो काफ़ी बदल गया है ये। पांचवें पे फ्रांस है, पहले पे रूस है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है केंद्र है और उद्योग है, तो कौन सा उद्योग किस केंद्र से संबंधित है उसी को हमको बताना है, ठीक है। तो नगोया में क्या बनता है, तो नगोया में सूती वस्त्र के लिए फेमस है नगोया, तो 3 हो गया। सलेम, तो सलेम में लौह अयस्क होता है, लौह एवं इस्पात होगा, 1 हो जाएगा। लॉस एंजलिस किसके लिए प्रसिद्ध है, हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है, 2 हो गया। अवादान जो है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 हो गया, ठीक है। तो 3, 1, 2, 4। अगर अवादान के बारे में नहीं पता है तो अवादान जहाँ थोड़ा इस्लाम धर्म से रिलेटेड नाम आए तो इस बात समझ लीजिए कि मैक्सिमम तेल शोधन का कारखाना ही उधर, तेल शोधन होगा, वहाँ पे तेल निकलता होगा। तो 3, 1, 2, 4 डी आंसर सत्य है, 3, 1, 2, 4 इसका सही है, ठीक। अगला है कि 40 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो फसल दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, बताना है। रबर है मॉरिशस दिया है, कहवा इटली दिया है, जैतून कोलंबिया दिया है, गन्ना जो है मलेशिया दिया है। तो इसको बताना है कि कहाँ सबसे अधिक क्या होता है, तो रबर जो है अब इसको मलेशिया लगाएंगे, रबर मलेशिया का उधर ज़्यादा होता है, 4 हो गया। कहवा जो है आप कोलंबिया लगाएंगे, ठीक है, कहवा कोलंबिया में ज़्यादा होता है, 3 हो गया। जैतून जो होता है, तो जैतून इटली में होता है, तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसके आसपास होता है, इटली में होता है, 2 हो गया। गन्ना जो है मॉरिशस में होता है, तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर होगा, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, कौन सा आंसर होगा, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, इसका डी आंसर सही है, 4, 3, 2, 1। अगला है, अब देखिए, अब जनसंख्या पूछा है, तो नगरीकरण तो 2001 का आंकड़ा दिया हुआ है, और पिछले वाला जब हम 2010 का ही लगा रहे थे तो उसमें 2011 का दे दिया था, तो 2010 का बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2001 वाला, ठीक है। तो नए आंकड़े को हम लोग देख लेंगे इसी में। तो पूछ रहा है जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है, तो जो जनसंख्या हुई थी उसमें 912 है, तो महिला पुरुष का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, ठीक है। 2001 के अनुसार 898 था, फिर 14 बढ़ा तो 912 हुआ। शिशु का पूछ लेगा तो लिंगानुपात तो 902 है, अभी भी 100 का अंतर है लगभग, ठीक है। तो बहुत इसको सीरियस नहीं लेना है 2001 वाला, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका अलग से क्वेश्चन ही, इसका पेपर ही करवाया जाएगा जनगणना का। इसमें देखते हैं कि भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, तो प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र कौन सा इसमें आता है, तो गंगा यमुना दोआब तो होगा ही, क्या है कि इधर बहुत जनसंख्या है, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब है, राजस्थान में थोड़ा कम है मामला, ठीक है, और तटीय उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तमिलनाडु में भी है, तो 1 और 4 इसका सही होगा, डी आंसर सही होगा, ठीक है। तो भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन में गंगा यमुना दोआब है, और तमिलनाडु का नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है वो उसको सम्मिलित किया जाता है। अगला है कि भारत के बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भिन्नता पाई जाती है, बात सही है, पहला। दूसरा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 बृहत नगर हैं, तो जब 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है 3 हैं, तो 2001 में 4 कहाँ हो जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो ए इसका सही है, आर गलत है, सी आंसर सही है इसका। तो अभी 2011 के अनुसार मेगा सिटी जो है कितनी है, तो 3 है, 40 लाख या 4 मिलियन थी, जबकि 2011 के अनुसार मेगा सिटी का मानक जनसंख्या 1 करोड़ है 10 मिलियन के आधार पर। भारत में 3 नगरीय संकुल मेगा सिटी के तहत आते हैं, जिसमें बृहत मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता आता है, ठीक है, 3 है ये आता है, तो इसका सी आंसर सही है, याद रखिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो जनसंख्या नीति पूछ रहा है, तो जनसंख्या राष्ट्रीय नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर लेनी है, अब वो लक्ष्य चला गया है, कहाँ तक चला गया है, तो देखिए
इसमें दिया ही नहीं है, मगर 2070 तक हमको इस्टेब्लिश करना है। 2045 तक था, और जिसे 2010 में बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। ठीक है। तो देश की पहली जनसंख्या नीति जो 1976 में आई थी, इसको भी याद रखिएगा। देश की फर्स्ट जनसंख्या पॉपुलेशन नीति जो आई थी, वो 1976 में आई थी। और 2070 तक हम जनसंख्या में स्थिरता लाएंगे, 2070 तक टारगेट है। अगला है, इसको छोड़िए। इस ये तो देखते हैं 48 में, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। तो विश्व की लगभग 80% जनसंख्या है वो संरक्षित नहीं है, किसी सामाजिक सुरक्षा से नहीं संबंधित है। डी आंसर सही है इसका। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा विश्व की 80% जनसंख्या को नहीं मिलता है। अगला है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के परसेंटेज बताना है नगरीकरण का, अवरोही क्रम में। तो कौन सा सबसे अधिक मतलब शहरीकरण किस देश में है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो क्या होगा? तो नए आंकड़े के साथ 2018 के अनुसार पाकिस्तान की नगरीय जनसंख्या जो है 36% है, बांग्लादेश की 36.63% है। तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है, फिर बांग्लादेश है। ठीक है। श्रीलंका की नगरीय जनसंख्या 18.48% है। ठीक है। भारत की 34% है। ठीक है। दूसरे पे कौन आएगा? 36% जो है बांग्लादेश है, या पाकिस्तान है। 36% ही बांग्लादेश है, 34% भारत है। तो तीसरे पे जो है भारत आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले पाकिस्तान हो जाएगा, फिर आएगा बांग्लादेश। 3-1-2-4, 3-1-2-4 किस में है? 2018 के अनुसार ये बदल गया, तो 3-1-2-4 होगा इसका। ठीक है। ऑप्शन में कोई नहीं है, 3-1-2-4 होगा इसमें आंसर। 2-3-1-2-4 होगा। इसको कहीं अपडेट करना होगा तो कर लीजिएगा। 3-1-2-4 है। ठीक है। वर्तमान में 2018 के अनुसार, आज 2010 में क्वेश्चन पूछा था तो उसके अनुसार बी आंसर सही था इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। तो बताना है। तो चीन का नगरीकरण लगभग 60% के आसपास है। अब भारत का कितना है? तो 35% के आसपास है। तो बहुत नीचे है। सही बात है पहला। भारत नगर कम नियोजित है। तो भारत में नगर जो है कम नियोजित है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही ही लग रही है। ठीक है। तो दोनों कथन सही है, मगर जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर सही है इसका। और भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी कम है। इसका ये कारण नहीं कि भारत नगर कम नियोजित है। ठीक है। तो बी आंसर सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है आर ए की। अगला है, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? 2011 के अनुसार में है, चंडीगढ़ में 818 है। चंडीगढ़ डेवलप है भाई, डेवलप का 818 है। दादर नगर हवेली 774 है। दमन दीव जो 618 है। तो इन लोगों को तो और खराब है, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पैसा है, वो लोग भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पास संसाधन है, चेक करवा लेते हैं चोरी छुपे पैसा दे दे के, फिर भ्रूण हत्या करते हैं। इस वजह से बहुत समस्या है। जहाँ बहुत डेवलप देश वो सब हैं, राज्य हैं या फिर जिले हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे देखेंगे तो हमेशा दिक्कत में हैं। पहला है कि तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि की। नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि की, ये कह रहा है। अगला है, भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 के आसपास है। तीसरा है, नगरीय केंद्र की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। चौथा है, पांचवी तथा छठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज जो है 5% से अधिक भाग रहता है। तो पूछ रहा है कौन सा जो कुछ आंसर है उसका सही है। तो पहला इसका उस समय के हिसाब से पहला ठीक है। ठीक है। बाकी दूसरा वाला गलत है, 45,000 के आसपास नहीं है। और तीसरा भी गलत है, इसका चौथा सही है। तो 1-4 सही है इसमें, सॉरी 1-4 कह रहे हैं, 1-3 सही है, तीसरा सही है इसमें, चौथा गलत है। 1-3 सही है, इसका सी आंसर सही है, 1-3। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं 2011 के अनुसार। तो क्या है, भारत में नगरीय जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तमिलनाडु जो है नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत जो आकार है न्यूनतम 5,000 के आसपास है, इसीलिए जो है दूसरा वाला गलत हो गया है। 45,000 दिया है, इसमें 5,000 के आसपास है। ठीक है। नगरीय वर्ग जो है 1 लाख से अधिक है। सेकेंड वाले में है
50,000 से 1,99,999। तो उस तरीके से पूरा श्रेणी देख सकते हैं। तो इसका 1 3 सही है। इस तरह क्वेश्चन अब वर्तमान में पूछेगा तो 2011 के आंकड़े के हिसाब से पूछेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। तो वही बताया ना, उत्तरी क्षेत्रों में मिलता है, असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। दूसरा है कि पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहरों में बिखरे हुए हैं। तो ये बात सही है। तीसरा है दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाएं ईसाइयों की लघु लघु संख्या है तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहद भागीदारी भी है। तो ये बात नहीं है। तीसरा, पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है। तो ये बात सही है। चौथा भी सही है। तो 1 2 4 इसका सही है। सी आंसर सही है। ठीक है। 3 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि भारत में पूर्वी शहरों की तुलना में पश्चिमी पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रव्रजन होता है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। ठीक है। तो 1 2 4 इसका सही है। ठीक है। अगर व्याख्या पढ़ना तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि भारत के उत्तरी राज्य में जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। तो हरियाणा में मिलता है, चंडीगढ़ भी देखें, पंजाब में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। वहीं पश्चिमी शहर जैसे मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे में केंद्रीकरण है। तो पूर्वी भारत के शहरों बिखरे हुए हैं। तो ये बात भी सही है। भारत में पूर्वी शहरों की तुलना में पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों को में कम प्रवजन होता है। ठीक है। इसी वजह से 3 वाला जो है तीसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको ज़्यादा ध्यान न दीजिए। अब थोड़ा है इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से तो ROR में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अब वर्तमान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। 8 10 से ज़्यादा नहीं पूछता शायद। मिला के देखिएगा, अभी जब आएंगे उसमें तो गिनेंगे कितना पूछ रहा है। जब अभी वर्तमान के क्षेत्र में 2 3 साल पहले का अगर देखेंगे तो देखेंगे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले दिया था, गठन का विचार दिया था? तो इन चारों में देखना है। तो साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन। तो किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो विचार दिया था, पहला नहीं पूछा कि सबसे पहले किसने दिया था। सबसे पहले पूछा तो MN रॉय लगाते हैं हम। MN रॉय ये कम्युनिस्ट थे, 1934 में इन्होंने दिया था। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। मगर ये इन कमेटियों में पूछा कि सबसे पहले किसने दिया था, तो कैबिनेट मिशन ने दिया था 1946 में। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना थी, सी आंसर सही है, 1946 में आई थी। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन। और इसके नीचे दिया हुआ है वो बात, संविधान सभा का विचार जो है MN रॉय ने भारत में पहली बार जो है प्रकट किया था 1934 में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की नींव दी थी? तो संघीय शासन व्यवस्था की जो नींव थी किसमें थी? तो बार बार इसको पूछता है, रिपीट करता है। तो 1919 का अधिनियम था? नहीं। 1909 का था? ये भी नहीं, ये भी नहीं। 1935 का भारत शासन अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 था। सी आंसर सही है। इसी में सर्वप्रथम संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है। तो क्या क्या दिया गया था इसमें? तो इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखना चाहते हैं इसका लेक्चर अगर, तो हमारे इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं आप। उसका पहला, दूसरा, तीसरा जो वीडियो है इन्हीं सब के बारे में है। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम में क्या क्या दिया था? तो पहला था हस्तांतरित और आरक्षित विषय को बांट दिया गया था। तो संघ में प्रशासन के 2 विषय में बांटा गया था। पहला हस्तांतरित था, दूसरा था आरक्षित विषय। ठीक है। तो आरक्षित विषय में था प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, ये सब जो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से और DPSP से है। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी आंसर सही है। ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो देखिए, मूल अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है तथा उसे सौंपे गए जो कार्य हैं इसी में शामिल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायाधीशों के पद नियुक्ति के मामले हैं। ठीक है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। मनरेगा जो है कार्यक्रम कौन से भारतीय अनुच्छेद को लागू करता है?
किसको लागू करने के लिए मनरेगा आई है? तो सभी के लिए राज्य जो है आजीविका के लिए साधन इकट्ठा करेगी, आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। ये आंसर सही है। आर्टिकल 43 में है कि अंतर्गत क्या कहा गया है कि 43 में यह व्यवस्था की गई है कि कर्मकारों की निर्वाह, मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण जो है उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है। और इसमें बताया गया विशिष्टया ग्राम कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधारों से बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सब कहा गया 43 में। 57 नंबर का क्वेश्चन था। 58 नंबर का है कि निम्नलिखित में से एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए, डीपीएसपी को फंडामेंटल ड्यूटी से कंपेयर करा देता है कभी कभी, उसमें कंफ्यूज कर देगा। तो नीति निषेध तत्व कौन सा नहीं है? तो मद्य निषेध है, गौर रक्षा है, पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण है। इसका जो 58 नंबर का है डी वाला कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 21A में जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि संघ एवं राज्य की कार्यपालिका के बारे में है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कौन सा विषय जो धन विधेयक में नहीं जोड़ा जाता? तो कर से संबंधित उपबंध धन विधेयक में आता है। उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध भी आता है। संचित निधि तथा आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड कहते हैं जिसको, कि अभिरक्षा से संबंधित ये भी आता है। जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित, तो जुर्माना अर्थदंड इसमें शामिल नहीं होता धन विधेयक में। डी आंसर सही है, यही वाला शामिल नहीं होता, डी वाला। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110 में इंपॉर्टेंट है, इसको मिलान कराता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे में भी है, उसके बारे में कुछ बताया गया है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा 110 और 109। 110 में परिभाषा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, समय मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन चीज़ें इसमें शामिल होती हैं धन विधेयक में, वही दिया हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। ठीक है, 60वां कह रहा है कि कूट से बताइए कौन सा सही है, तो सही बताना है हमको। ठीक है, तो पहली बात सही है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं होता, तो ये भी बात ठीक है, कोई दायित्व नहीं था उसका पद से संबंध में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बात ठीक है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर सकता है, तो ठीक बात है। इसमें चारों जो है सही दिया हुआ है, डी आंसर सही है। तो अनुच्छेद जो 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कहा गया है। 65 में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन जो है राष्ट्रपति की जगह पे कार्य करता है। अगला है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा के बारे में बता रहा है। गणतंत्र क्या होता है तो इसके बारे में बताए हैं हम, बहुत सारे टेस्टों में इसके बारे में बताया गया है। तो क्या होता है गणतंत्र? तो गणतंत्र एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो आपको सभी सही लगेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की हो। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो सी सही है इसका कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, ये जो है गणतंत्र की अवधारणा नहीं है, सी वाला। ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा जो है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये होता है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तो यही होता है। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें हो, तो ये गणतंत्रीय अवधारणा की ये सब कॉन्सेप्ट हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है।
और गणतंत्र का सबसे बड़ा जो पहलू है कि जो देश का सर्वोच्च पद होता है उस पे एक आम आदमी भी उस पद पे बैठ सकता है, चुनाव के द्वारा, जनता के चुनाव के द्वारा वो बैठ सकता है। और जो सबसे सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, ये बात होती है गणतंत्रीय अवधारणा में। ठीक है, राज्य की जो जनता है वो सर्वोच्च होती है। तो ए बी सी जो है गणतंत्री को परिभाषित करता है। ए बी और डी जो गणतंत्र को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है, जो सी वाला है ये गलत बात है। ठीक है, बाकी उत्तर तो सी सही है, पूछा क्या नहीं है उसमें, तो नहीं सी वाला है। मगर जो सही बात है गणतंत्र के बारे में वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और गणतंत्र के बारे में चौथा भी है कि अनुवांशिक नहीं होता। जो देश का सर्वोच्च पद है वो अनुवांशिक नहीं होता, राजा महाराजा नहीं होते, वो निर्वाचित होता है आदमी वहाँ पे। ठीक है, अगला है 62 नंबर का कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा या अध्यक्ष राज्यसभा। तो कौन कौन जो है अधिकारियों में सम्मिलित है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है? तो सभी चारों इसमें सम्मिलित हैं, डी आंसर सही है। तो अधिकारियों में सभी सम्मिलित हैं, याद रखिएगा, चारों सम्मिलित हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब आया था? तो बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1980 में। तो 1976 में आया था, बी आंसर सही है। तो बंधुआ मजदूरी उस समय बहुत प्रमुखता से राष्ट्रीय मुद्दे में आया था ये। तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया इसको। और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश जारी किया गया। बाद में इसका स्थान जो है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया इसको। ठीक है, और इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों के कर्ज खत्म करने के साथ ही उसको पूर्ण रूप से बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े सुधार न होते तो मूवी भी जैसे साउथ में कभी देखते होंगे किस तरह से लोग बंधुआ मजदूरी कराते हैं, उनके बाप का, उनके परदादा का पैसा है उसका ब्याज भरने के लिए बंधुआ मजदूरी लोग करते हैं। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, नगर पंचायत है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो थोड़ा दिमाग लगा के इसको बताइए कि कौन सा इसमें जो है सही है। तो जिला पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन में शामिल है, क्षेत्र पंचायत भी शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, बी आंसर ठीक है इसका। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन में है, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 74वें में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चौथा वाला। बाकी 1, 2, 3 इसका सही है। अगला है स्वधार योजना के बारे में पूछ रहा है कि स्वधार योजना क्या है? तो उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा स्वधार योजना। तो अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु रोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो क्या है ये स्वधार योजना? तो कठिन परिस्थितियों में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए स्वधार योजना है, इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूछ सकता है 2001 से 2002 में स्वधार योजना नामक योजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को सहायता करना। 2016 में स्वधार एवं अल्पवास गृह योजना का विलय करके स्वधार गृह योजना बनाया गया। स्वधार गृह योजना 2016 में बनी है। ठीक है, अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संकर या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो जो खेत हैं, जो अभी जहाँ पे खेती हो रही है, तो उसके सबसे बड़े आकार के क्षेत्रफल या खेत कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं यहाँ? तो भारत में जो है सर्वाधिक जो चालू जोत का सबसे बड़ा औसत जो है औसत आकार राजस्थान में पाया जाता है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान तो इसका डी सही था। मगर 2015-16 के अनुसार जो क्रियाशील जोतों का जो सर्वाधिक औसत है आकार नागालैंड में पाया गया है, 4.87 हेक्टेयर। और न्यूनतम औसत केरल में पाया गया है 0.18 हेक्टेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब जो पूछेगा तो उसमें नागालैंड लगाना है आपको। नागालैंड, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि नागालैंड होगा, मगर नागालैंड है इसमें। अगला है 67 नंबर का कि अक्टूबर 2019 में, तो ये देखिए 2009 पूछा है, तो उस समय का करंट अफेयर्स था, इसको छोड़ देते हैं। उस समय का ये करंट अफेयर्स था तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं करते हैं इसको। अगला है
अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी करंट अफेयर्स ही पूछा है कि वर्ष 2007-8 में निम्नलिखित में से देश में किस एक देश का भारतीय आयात सर्वाधिक हिस्सा था। भारत की आयात में सर्वाधिक हिस्सा अब किसका है, तो 2022-23 में भारत में आयातों में कुल आयातित मूल्यों का हिसाब के शीर्ष देशों में चीन से सर्वाधिक आयात होता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात से होता है। तो फर्स्ट पे आयात चीन से होता है, फर्स्ट पे चीन है, सेकेंड पे यूएई है, जबकि निर्यात में सर्वाधिक योगदान वाले जो देश हैं उसमें सबसे अधिक निर्यात हम करते हैं किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका करते हैं, फिर संयुक्त अरब अमीरात को करते हैं, उसके बाद नीदरलैंड को करते हैं। 2022-23 का आंकड़ा है ये, ठीक है। अगला जो है 2009-10 में भारत का आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, तो 2022-23 के अनुसार क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र एशिया है, ठीक है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, अब ये जो भी क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है तो इसका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, जब उसको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स में तब ये सब उसमें आएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है, भौतिक विज्ञान क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है ये बताना है आपको। तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है, गलत है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो बी आंसर इसका सही है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इतना दूरी चलता है एक साल में प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, सूर्य प्रकाश के अदृश्य अंग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा, तो वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। तो कौन जो है कि प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया करते हैं, डी आंसर सही है। तो कुछ बैक्टीरिया जिन्हें साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, डी आंसर सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए, बैक्टीरिया है एक साइनो बैक्टीरिया। अगला है कि माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वो कौन सा है, तो 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होता है, तो वो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से वो सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अगर हम 0.3937 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, इंच प्राप्त होता है, ठीक है, इंच प्राप्त होता है। बी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो डेटा ट्रांसफर करने वाले जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, कोई किरण ऑप्टिकल फाइबर में अंदर घुसती है, या कोई भी हम जैसे वेव अगर अंदर डालते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एकदम से पॉइंट में भी नुकसान नहीं होता किसी भी चीज़ का, किसी भी सिग्नल का। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है, ये आंसर सही है इसका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है, ठीक है। जब कभी प्रकाश को अधिक दूरी में भेजा जाता है तो उसको ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता उसमें। अगला है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण है, या द्रव्यमान का संरक्षण है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया ये, या जड़त्व अगर जानते होंगे तब भी उसमें आप घबरा जाएंगे कौन सा होगा ये। तो ये स्थिरता का जड़त्व है, ये आंसर सही है। जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो स्थिर रहना चाहती है जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगे। तो स्थिरता के जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उसमें कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है। तो वही है ये, तो स्थिरता का जड़त्व है ये आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, टेलीविजन में ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए
प्रयुक्त वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो जो रिमोट होता है, तो रिमोट में कौन सी इसमें लाई जाती है, जो तरंग होती है, जब बटन दबाएंगे तो कभी रिमोट का, तो कभी देखेंगे तो उसमें से लाल लाल बत्ती जलती रहती है। तो बत्ती कौन सी होती है, दृश्य प्रकाश से होती है, निकलता है उसमें से, कि पराबैनी निकलता है कि अवरक्त निकलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ चुका है। तो वो अवरक्त होता है, ठीक है। इंफ्रारेड तरंग निकलती है उसमें से, इंफ्रारेड तरंग निकलती है, इंपॉर्टेंट है, अवरक्त किरण रहती है, ठीक है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करके लाई जाती है। इस किरण की जो खोज हुई थी विलियम हर्शल ने किया था। तो विलियम हर्शल को याद रखिएगा, पूछ देगा। विलियम हर्शल ने 1940 में की थी इसकी। तरंगदैर्घ्य का परिसर इसका जो होता है 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये तरंगे को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती है। इस किरण की वेदन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे व धुंध से पार निकल जाती है, और युद्ध काल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो अस्पतालों में रोगियों के सेकाई करने या कुहरे में फोटोग्राफी करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो रात में कभी देखेंगे आपका कैमरा जो होता है, ऐसे कैमरा लगा हुआ है आपके घर में, जब कहीं भी तो लाल लाल उसमें बत्ती जलती रहती है। तो नाइट विजन वाले जो कैमरा होते हैं ना, उनमें यही इंफ्रारेड निकलती है, और ये है बढ़िया एकदम फोटोग्राफी निकालती है, ठीक है। रात में भी कैमरा जो काम करते हैं तो इंफ्रारेड पे काम करते हैं वो, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किस रसायन का फल पकाने के लिए यूज किया जाता है, सीधे पूछ रहा है। तो इथैफॉन का, मिलेथियान का, आइसोप्रोपेन का और एंट्राजीन का। तो किसका यूज किया जाता है बताइए। तो इथेफॉन का यूज किया जाता है, ये आंसर सही है, ठीक है। इथेफॉन का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इथेफॉन जो है व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक यौगिक है, जो एथिलीन के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है इसका। तो एथिलीन निकलता है इससे, ठीक है। एथिलीन जो फलों पकाने का काम आ जाता है, ठीक है। यह 2 क्लोरो इथाइल फास्फिन एसिड है। इसका प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, ठीक है। एथिलीन कोल व पेट्रोलियम गैस के साथ पाई जाती है, ठीक है। एथिलीन जो है पेट्रोलियम गैस उसके साथ इसको पाई जाती है। इसके सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर सूंघ लेंगे तो मूर्छित हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है। तो बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, सी आंसर सही है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन और मीथेन होता है मगर ज़्यादा मात्रा में नहीं होता हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। तो बायोगैस जो है एक प्रकार का जैव ईंधन है, जो प्राकृतिक रूप से जैव कचरे से के अपघटन से उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसमें पशुओं के अपशिष्ट होते हैं अवायवीय वातावरण में, इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटते हैं तो वे गैस मुख्यतः रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण के रूप में छोड़ते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित आ गया है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो अम्ल जो वर्षा है डी है इसका, कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। कहीं कि अगर CO कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बारिश होती है, ये भी याद रखिएगा, तीनों हैं इसमें। मगर इसमें जो है इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऐसा ही आयोग ने मारा होगा, इसका आंसर दिया होगा। तो अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, किंतु यह सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं होती, वरन वे स्रोतों से दूर जो है अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में प्रभावित करती है। क्योंकि अम्ल वर्षा जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये जो हवा में मिलकर दूर तक फैल जाती है, तो ये करती है, ठीक है। एक अभी किसी आयोग में पूछा था कि कौन कौन है अम्लीय वर्षा का कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें था। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अगला है कि मानव चिकित्सा विज्ञान और जंतु विज्ञान से है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है। तो इसको मैच कराना है कौन सा किसमें सही है, ठीक है। तो
प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? तो गर्भाशय महिला से निकलता है, ये 3 हो गया। टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन अंडाणु पुरुषों से निकलता है, 4 हो गया। थायरॉक्सिन जो है कहाँ से निकलता है? तो थायराइड होता है थायरॉक्सिन, ए है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, 2 हो गया। तो 3 4 1 2 इसका सही है, 3 4 1 2, ए आंसर सही है, 3 4 1 2। ठीक है, ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। एक जो है अल्ट्रा न्यूट्रिशन से, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अगर आपके शरीर में है तब भी आप कुपोषित हैं, और ज़्यादा न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन तब भी कुपोषित हैं। अमीर गलत भोजन खाता है और गरीब रूखा सूखा भोजन खाता है, तो दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर सही है इसका, दोनों ही सत्य है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन है और इसके कारण होने वाले रोग हैं। तो रोग है रतौंधी। रतौंधी किसके कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, 3 हो गया। स्कर्वी सी से होता है, 2 हो गया। रिकेट्स से होता है विटामिन डी की कमी से, 1 हो गया। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, 4 हो गया। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सी इसका आंसर सही है, 4 1 2 3 सही है। ठीक है, अगला है कि बीज परिरक्षण मूलतः किया जाता है। तो बीज का परिरक्षण मूलतः किया जाता है किस लिए? शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। तो बीज परिरक्षण जो है, क्या होता है बीज परिरक्षण, बताइए, कुछ आता है आपको बीज परिरक्षण के बारे में? तो बीज परीक्षण जो है मूलतः सभी के लिए किया जाता है, जमाव हेतु, शुद्धता हेतु और नमी की मात्रा हेतु, तीनों के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है। तो इसरो है, IUCAA है, IUAC है और VSS है, BSSC है। तो इसरो का हेडक्वार्टर स्थान कहाँ है? इसरो कहाँ पे है? तो इसरो बेंगलुरु में है, 3 हो गया। ठीक है, IUCAA पुणे में है, 2 हो गया। IUCA जो है नई दिल्ली में है, तो 4 हो गया। और VSSC जो है बेंगलुरु में है, ओ सॉरी तिरुवनंतपुरम में, तो 1 हो गया। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ए आंसर सही है, 3 2 4 1। तो इस तरह क्वेश्चन जो है उसमें करंट अफेयर्स में होता है, तो इसका मामला पूछता है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसको क्या पूछ दिया है। तो जब करंट अफेयर्स वाला पढ़ेंगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र या इकोसिस्टम किसका होता है? तो सर्वाधिक जो स्थिर जो है अस्थाई जो होता है परिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है, वन है। सबसे अधिक जो होता है वो महासागर का होता है, सी आंसर सही है। परिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वमुख स्रोत जो है सूर्य है, तथा उसे मिलने वाला सौर विकिरण, सौर उष्मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैवमंडल का परिस्थितिकी तंत्र में पदार्थ के संचरण, चक्रण, पुनर्चक्रण में भी सहायता करता है। सर्वाधिक जो अस्थायी परितंत्र होता है महासागर या समुद्री और परितंत्र होता है, सी आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एंटार्क्टिका और समुद्री अध्ययन हेतु केंद्र अवस्थित कहाँ पे है? तो कहाँ पे है एंटार्क्टिका और केंद्र जैसे एंटार्क्टिका और समुद्री अध्ययन हेतु अवस्थित केंद्र कहाँ है? तो दक्षिणी गंगोत्री में, गोवा में, मैत्री में, तो गोवा में है, सी आंसर सही है। तो भारत का राष्ट्रीय अंटार्कटिका और समुद्री अध्ययन केंद्र गोवा के वास्को डिगामा में स्थित है। इस केंद्र की स्थापना 25 मई 1998 को डॉक्टर प्रेमचंद्र पांडे के निदेशक पद पर बने रहते हुए हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत का अंटार्कटिक शोध संस्थान जो है मैत्री भारतीय है। इसके अलावा भारत के पास आर्कटिक में हिमाद्री अनुसंधान बेस भी है। तो आर्कटिक में जो ऊपर है उसमें हिमाद्री है, साउथ वाला अंटार्कटिका जो है उसमें मैत्री है और भारती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अगला है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। तो ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः किसके कारण घटित होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इंफ्रारेड किरण के कारण, वायुमंडल में नमी के कारण, ओजोन परत के कारण। तो नहीं, पहला सही है इसका। ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2 जिम्मेदार है, CH4 मैथेन जिम्मेदार है, SF6 जिम्मेदार है, बहुत सारी गैसें जिम्मेदार हैं जो कि
धरती से निकलने वाले विकिरण को ऑब्जॉर्ब करती हैं, वो सारी जो है ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। और ग्रीन हाउस गैस ही किसका कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैस ही है। ठीक है। अगला है, एक ऐसे क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसे क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो जीवोम, अनुक्रमण, पोषण स्तर, चरम अवस्था। तो क्या कहा जाता है बताइए? तो एक क्षेत्र है, तो सब एक क्षेत्र को मान लीजिए खेत है आपका, पूरा साफ है, फिर समय के साथ उसमें क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। तो पहले कुछ छोटी छोटी काई टाइप का होगा, फिर धीरे धीरे घास बनेगी, फिर उसको खाने के लिए अन्य जीव आएंगे, फिर उसके बाद वो एक कम्युनिटी बना लेंगे, पूरा बड़ा जंगल वहाँ पे हो जाएगा, घासों का जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अनुक्रमण कहते हैं उसको। ठीक है, इसका बी आंसर सही है, अनुक्रमण होता है वो। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले के जीवों के स्थान पर नए जीव आते हैं और नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इस परिस्थिति तंत्र को अनुक्रमण कहते हैं, जो एक क्षेत्र में प्रारोहण के समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। अनुक्रमण जो है एक दीर्घकालिक क्रिया है, जिसके अंतिम चरण में एक अस्थायी समुदाय स्थापित हो जाता है, जिसको हम बता रहे थे कि एक अस्थायी घास और जंगल के मैदान आ जाते हैं। ठीक है, ये सब बात है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तो बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, सीतापुर है, हरदोई है। तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, ये आंसर सही है। ठीक है, सबसे कम किसका है कमेंट करके बताइए जो लोग जानते हैं। बागपत है, शामली है, कौन सा है? जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक पढ़ने के लिए पहुँचे हैं तो सीरियस आप स्टूडेंट हैं। आप इस बात को बताइए कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। यूपी स्पेशल में हमने सारा चीज़ करा दिया है। अगर यूपी स्पेशल देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लिंक होगा, उसको आप, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल 7-8 घंटे की क्लास है, एक बार देखेंगे बैठ के, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा, उससे बाहर आएगा ही नहीं। नवासी, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का है, गेहूं का है, गन्ने का है, फूलों का नहीं है। ये आंसर सही है, फूलों का नहीं है। ठीक है, फूलों का सबसे बड़ा नहीं है, बाकी सबका सबसे बड़ा है। अगला है, भारत में फूलों का सबसे जो प्रथम है कौन है? तो गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है, मगर जो भारत में प्रथम स्थान तमिलनाडु है 2011-12 के अनुसार फूलों के लिए। ठीक है, तमिलनाडु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ओबरा है, पनकी है, नरौरा है, हरदुआगंज है। तो नरौरा में है, सी आंसर सही है, नरौरा में है। तो उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर 1991-1992 में काम करना शुरू किया था नरौरा में। ठीक है, 220 मेगावाट तक बिजली उत्पादन होती है। तो कब कब चालू था? तो 1991-92 में, हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवा में बाराबंकी देवा है, आला महोबा है, कर्मा मथुरा है, कजरी जो है मिर्जापुर है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो जो कर्मा है मथुरा नहीं है, कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में आता है। तो सी वाला इसका गड़बड़ है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी देवा जो है बाराबंकी का है। ठीक है, देरा जो है बाराबंकी का है। तो देवा शरीफ जो है बाराबंकी का है। यह एक जो स्थल है जहाँ जाके लोग जाते हैं घूमने, धार्मिक स्थल है। आला जो है महोबा है, बुंदेलखंड में शामिल है आल्हा लोकगीत। कजरी मिर्जापुर में है, ये बात ठीक है। ठीक है, सोनभद्र में ये वाला है कर्मा वाला। तो सी आंसर गड़बड़ है इसका, यही सही सुमेलित नहीं है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। तो उद्योग है, केंद्र है। तो लकड़ी और काष्ठ के खिलौने जो है कहाँ बनते हैं? खेल का सामान कहाँ बनता है? पीतल की मूर्तियां हैं, दिया सलाई है। तो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो जो है लखनऊ और वाराणसी के आसपास मिलते हैं। तो वाराणसी 3 है। खेल का सामान जो है मेरठ में मिलता है, एक हो गया। पीतल की मूर्तियां जो है मथुरा में मिलती हैं, तो 4 हो गया। और दिया सलाई उद्योग जो है कहाँ पे है? बरेली में है, 2 आंसर। ठीक है, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, रामपुर। बरेली, सहारनपुर,
ठीक है, प्रयागराज और रामपुर में होता है। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 डी आंसर सही है, 3-1-4-2। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए, जो डॉक्टर, जिसे HBTI कहते हैं इसको, ये जो है कानपुर में है। सी आंसर सही है, HBTI ये नाम सुनेंगे तो कानपुर वाले तुरंत लगा देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडी कैप्ट कानपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा इसको। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए आप कि कौन सा है उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बी आंसर सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1887 में हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। BHU की स्थापना 1916 में हुई थी, 1915-16 कह सकते हैं आप। ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना था, और मेरठ विश्वविद्यालय 1965 में बना था। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका, 94 का। 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की अनुसूचित जातियां पूछ रहा है, अनुसूचित जातियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जातियां सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है, सी आंसर सही है। अगर अनुसूचित जनजातियों का पूछेगा तो सर्वाधिक MP में है, याद रखिएगा, सी आंसर इसका सही है। सेकेंड पे बिहार आता है, थर्ड पे तमिलनाडु आता है, और फोर्थ पे पश्चिम बंगाल आता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बन गया है, वो कहाँ स्थित है? तो उसमें करंट अफेयर्स था ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में, डी आंसर सही है। तो उसमें करंट अफेयर्स था ये। अगला क्वेश्चन है, तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि इन श्रृंखलाओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी? तो 85 है, 77 है, 70 है, 64 है, 59 है, 55 है। तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या आएगा 85 में, कितना कम करेंगे कि 77 जाएगा? तो -8 करेंगे। 77 में कितना कम करेंगे? तो -7 करेंगे। 70 में कितना कम करेंगे? तो -6 करेंगे। फिर से -5 करेंगे। ठीक है, -4 करेंगे। तो -4 करेंगे किसमें? तो 55 में से -3 करेंगे, 55 -3 करेंगे तो कितना जाएगा? तो 52 आ जाएगा। तो डी आंसर सही होगा, 52। 55 के बाद -3 आएगा तो 52 आंसर होगा इसका। ठीक है, डी आंसर सही है, 52। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कूट से बताना है, कमल का जो कूट है, कमल का कूट जो दिया है, क्या दिया है? तो कमल दिया है, कमल का दिया है 2 1 4 1 3। तो के होता है 11 का, तो 11 का डिजिट हम जोड़ेंगे जब एक एक तो 2 हो जाएगा। एक का एक ही होता है तो ये एक ही होगा। यम का 12 होता है तो इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ए का एक ही होता है तो फिर 1 हो जाएगा। तो सॉरी 13 होता है इसका, तो 3 1 4 हो जाएगा ना ये। एल का क्या होता है? एल का कितना होता है? LM होता है। ठीक है, 12 होता है इसका एल का। तो 12 हो गया, तो 1 + 2 कितना? 3 हो जाएगा। तो डिजिट जोड़ रहे हैं तो 2 1 4 1 3 आ गया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है महल का कितना होगा, महल महल। तो इसका जोड़ देंगे हम लोग। तो यम का कितना जोड़े? 4 जोड़े थे, एक का एक ही आ रहा है। यच का कितना होता है? यच का 8 होता है तो इसका 8 ही आएगा। फिर ए का 1 आ जाएगा। एल का कितना आया था? तो एल का 3 आया था। तो 4 1 8 1 3, 4 1 8 1 3, सी इसका आंसर जो है सही होगा। ठीक है, बस डिजिट को जोड़ा है, कुछ किया नहीं है। अगला है कि BL को 12 लिखा है, DC को 9 लिखा है, और EI को 12 लिखा है, YMO को 26 लिखा है, QS को X है। तो इसके स्थान पे क्या होगा? पूछा क्या होगा इसके स्थान पे, तो बताना है आपको कि यक्स का मान क्या होगा। तो BL को 12 लिखा है तो B कितना होता है? B होता है 2, यल होता है 12, 12 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 - 2 12 हुआ। ठीक है, BL में होगा। 2 किसका है? B का है, L 12 का है। उसे DG है तो D का कितना होता है? D का होता है 4, G का होता है 7,
11 हो गया, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो गया है, तो 9 लिखा है। उसी तरीके से सब में से 2 घटा दिया है, तो क्यू एस कितना होगा, क्यू का कितना होगा, क्यू 17 है, यस का 19 होता है, 17 19 कितना होगा, तो 36 होगा। 36 में से 2 निकाल देंगे तो 34 बचेगा। तो 34 मतलब क्या हुआ, 27, 26 होता है ना, 26 अक्षर होती है, 26 में जेड आता है। 26 के बाद में 4 और फिर 4 और 8 और जोड़ेंगे तो 8 में क्या आता है, 8वें में क्या आता है 24 के, तो 34 ही पूछा है कितना होगा, 34 होगा भाई। बी आंसर सही है, 34 ही होगा। हम सोचे कि ए बी सी डी में पूछा है क्या आएगा, फिर 26 के बाद जितना एक्स्ट्रा संख्या आ रहे उसको हम लोग करते, मगर इसका बी आंसर सही है, 34 आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि 82 94 44 16 36 16 4 6 4 10 x 8, तो कह रहा है एक्स के स्थान पे क्या होगा, क्या होगा बताना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यही देखना है। तो कैसे देखेंगे इसको, 16 4 20 हो गया, तो डिजिट जोड़ते हैं, 8 2 10 हो गया, ठीक है। 9 4 तो दिया नहीं है, 4 4 8 है, तो 9 4 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 13 हो जाएगा। डिजिट जोड़ा है, ऊपर वाले डिजिट को नीचे लिखा है इसी के। डिजिट 4 4 8 हो गया, देखो 4 का 4 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 2 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो इसलिए 9 का 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 आंसर सही है, डी आंसर इसका सही है, 13 है। तो किस तरह तिगड़ा में बढ़ाना रहता है इसमें, तिगड़ा में बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, कह रही है कि आकृति दी हुई है, ये संबद्ध आकृति ये है, तो से उसी तरह से ये जो है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा किससे होगा, जिस तरह आकृति जो है ये वाली जुड़ी हुई है ऐसे, उसी तरह से ये वाली किससे संबद्ध होगी, तो हमको यही बताना कि ये वाली किससे संबद्ध होगी, बताना है आपको। देखिए यहाँ पे कहीं जुड़ा नहीं है एक दूसरे से, तो इस तरह से जोड़ा है इसको, मगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो पहले जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको कैसे जोड़ेगा, फिर अंदर इस तरह से करके जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है डी वाली आकृति सही होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई रेखा नहीं थी जोड़ने की, तो इसको ए से जोड़ा था, यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ है, मगर 4 पॉइंट पहले से ही है, तो ये रेखा बीच वाली होगी ना, जैसे ये वाली रेखा पहले से ही है इसमें, इसके बाद जुड़ी है, तो इनको जोड़ने वाली बनेगी, तो डी आंसर इसका सही होगा, उसी तरह से ये भी कनेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आई के जे को एन पी क्यू यस यू टी, तो रिक्त स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा वही बताना है हमको, तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ दो तरफ हम चले, देखिए श्रृंखला में दिखा है आई को +2 जोड़े हैं तो के आ गया है, के में -1 किए तो जे आया है, ठीक है। और उसी तरीके से आई में +5 किए तो एन आ गया है, के में +5 किए हैं कितना आया है, तो पी आया है, और जे में +5 किया तो ओ आया है। तो क्या करना है, तो यस को 1 जोड़ना है आगे, तो यस में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, देखिए बस 5 जोड़ना होगा, इसमें कुछ किया नहीं है। तो यस में 5 जोड़े हैं तो कितना आया है, एक्स आ गया है, यू में 5 जोड़े हैं तो जेड आ गया है, और टी में 5 जोड़े हैं तो वाई आ गया है। तो एक्स वाई जेड इसका आया है, डी आंसर का सही है, बस 5 जोड़ना है इसमें। इसका 5 जोड़े हैं तो ये एन आया है, इसमें 5 जोड़े हैं तो पी आया है, इसमें 5 जोड़े तो ओ आया है, ओ में 5 जोड़ेंगे तो यस आएगा, और जो है यस में 5 जोड़ेंगे तो ओ में अगर 5 जोड़ेंगे तो टी आएगा, समझ रहे हैं, इस तरीके से आया है। तो एक 5 जोड़े हैं, देखिए इसमें दिखाया गया, समझाया गया आपको। तो एक्स वाई जेड है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन शेष से असंगत है, तो वीरता है, ईमानदारी है, निष्ठा है, चतुराई है। तो ये देखिए ये दूसरे किसी कैटेगरी में आता है, मगर चतुराई दूसरे कैटेगरी में आता है। तो डी एस जो है असंगत है, ये वीरता है, निष्ठा है और ईमानदारी है, एक तरह से अच्छे गुण हैं ये किसी चीज़ के। चतुराई जो है, चालाकी जो है, ये अच्छे गुण में नहीं आ सकता, तो असंगत डी वाला है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूरब दिशा में चलता है, तो मान लीजिए विद्यालय का द्वार यहाँ है तो पूरब दिशा में चलता है, यहाँ बनाते हैं, कहीं खाली जगह रहे तो वहीं बना, मान लीजिए पूरब दिशा में चलता है, ठीक है, पूरब में चला 1 किलोमीटर, फिर वह
फिर वहीं से वो 90 कोण बनाकर बाईं ओर घूमता है। तो बाईं किधर होगा उसका? तो बायां जो है ऊपर होगा, तो बायां घूमता है और बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो एक यहाँ से चला है, एक यहाँ चला है, 1 किलोमीटर चलता है और फिर उसी तरह से फिर बाईं मुड़ जाता है। तो फिर वो बायां मुड़ता है, तो इधर मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है, फिर 1 किलोमीटर चला है यहाँ पे, फिर जाकर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस निश्चित दिशा में खड़ा है? तो किस दिशा में खड़ा है? उत्तर दिशा में खड़ा है वो। बी आंसर चाहिए, उत्तर दिशा में खड़ा है वो। ठीक है, उत्तर दिशा में वो खड़ा है, याद रखिएगा। बी आंसर चाहिए। देखिए दिखाया है, पहले यहाँ से गया, इधर गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री बना के यहाँ गया है, फिर यहाँ आया, यहीं रुका है वो, तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, अगला है कि 13, 23, 34, 46, 59, 73 में इसके बाद क्या आएगा? अगला अगला जो नंबर है वो क्या है? तो 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 11 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 12 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 में अगर 13 जोड़ते हैं 59 होता है, 59 में 14 जोड़ते हैं तो 73 होता है, 73 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 88 होता है। तो 88 आएगा, डी आंसर सही है। 88 आएगा, बस नॉर्मली दिया है वो, डी आंसर सही है इसका। अगला है गणित का है, तो कह रहा है कि ए बी से 5 वर्ष छोटा है। तो ए बराबर बी से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, बी सी से 3 गुना बड़ा है, तो बी जो है सी से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष का है, वर्ष पूर्व 10 वर्ष था, अगर सी जो है 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, तो 4 वर्ष पूर्व वो अगर 10 वर्ष का था तो वर्तमान में 14 वर्ष का होगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में सी 14 वर्ष का होगा, याद रखिएगा। अगला है वर्ष था, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी? ठीक है, तो सी इक्वल टू 14 हो गया, तो सी रख देंगे यहाँ पे, 14 तो यहाँ 42 हो गया, बी इक्वल टू 42 हो गया, तो 42 को यहाँ रख देंगे इस वाले में, तो कितना होगा? तो 42 माइनस 5 कितना हो गया? तो 37 हो गया। तो अब 37 वर्ष, ए की उम्र 37 वर्ष है, तो ए 6 वर्ष बाद कितना होगा? तो 37 में 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 43 हो जाएगा, 43 वर्ष हो गया इसका। सी आंसर से 43 वर्ष का होगा। ठीक है, अगला है किसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को 200 पृष्ठ किसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है उसका, तो उसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो घन की भुजा मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, घन की भुजा जो है यक्स है। ठीक, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक, तो भुजा कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया 216, 6 गुणते भुजा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 216 बटे में 6, तो 6 चौक 36, 18, 18 8 3 11, 6 चौक 36, तो 36 आ गया। ठीक है, 36 आया, तो यक्स इक्वल टू कितना हो गया? यक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, तो यक्स इक्वल टू 6 हो गया, तो भुजा उसकी 6 आ गई। समझ रहे हैं? तो आयतन की भुजा 6 आ गई, तो आयतन, तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन की भुजा 6 आ गई, तो आयतन कितना होगा? 6 गुणते 6 गुणते 6, 6 का क्यूब होता है आयतन उसका, तो 6 चौके 36, 6 216, तो इसका सी आंसर सही, 216 वर्ग होगा, इसका घन मीटर होगा। सी आंसर सही है। कितना है? 216 इसका भी आया है। अगला है कि 10% ब्याज पर 200 रुपये निवेश किए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई, तो 1 वर्ष के अंत में कुल कितना धन होगा? तो कह रहा है कि 10% ब्याज पे, तो ब्याज कितना? तो 6 माही ब्याज है, 6 माही ब्याज 10% है। ठीक है, अब ब्याज वार्षिक कितना है? वार्षिक ब्याज 10% है, तो 6 माही ब्याज कितना होगा? 5% हो जाएगा। वार्षिक ब्याज जो दिया है 6%, 10% ब्याज पर वार्षिक दिया है, तो 6 माही ब्याज कितना होगा? 5% हो जाएगा। ठीक है, निवेशित धन कितना है? तो धन उसने 2000 निवेश किया है, 2000 निवेश किया है। ठीक है, तो समय
1 वर्ष या दो दो छमाही हो सकता है, इसका कह सकते हैं। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पे वो कर रहा है, तो 1 वर्ष के अंत में कुल कितना धन हो जाएगा। तो कैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 के पावर टी होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो रख देंगे, तो मूलधन कितना है, 2000 है। 1 + r कितना है, तो r जो है 5% है ना, छमाही पे कैलकुलेट होता है, तो 5 वर्ष है। और 100 हो गया नीचे। और जो टी है, टी कितना है, छमाही अगर एक बार, तो एक वर्ष में 2 बार हो जाएगा ना, छमाही दे रहा था, दो स्क्वायर हो जाएगा इसका। अगर अगर 1 साल बस होता है, छमाही ना करता है, तो यहाँ 10 हो जाता है, 5 के यहाँ पे ऊपर 1 हो जाता। समझ रहे बात को। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ देखते हैं। तो हो जाएगा 2105/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2000 × 105/100 × 105/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2205। तो 2205 आएगा, डी आंसर इसका सही है, 2205 इसका आएगा। कुल धन जो है लास्ट में उसको 2205 मिलेगा, ठीक है। तो 2205 मिलेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग जो है 370 है, संख्या यक्स है, 3/8 प्लस 2x/7 बराबर 370 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो 21x प्लस 16x बराबर 370 गुणते कितना हो जाएगा, 7×8=56, ठीक है। तो 21 और 16 कितना होगा, तो 6×1=7 हो जाएगा, और 2×1=3 हो जाएगा, 37x बराबर 370 गुणते 56, ठीक है। तो 37 कट जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पे, तो x = 560 हो जाएगा। डी आंसर होगा, x = 560, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है बताना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो ए जिसको a/b के रूप में न लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो किसको हम एक बटे के रूप में नहीं ले सकते। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 9/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी, सी आंसर सही होगा। इसको जो है हम लोग बटे में नहीं लिख सकते, अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर का। कह रहा है कि 1/6 के पावर 12, 8 के पावर 25 और इसके पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं इस तरह से। देखिए पहले इसको लिख दिया, फिर इसको तोड़ा है, तो 1/3 × 6 लिख दिया नीचे वाले को, इसके पावर 12 कर दिया है, 1 की पावर भी 12 है, ठीक है। 2 की पावर 3 कर दिया है और 25 कर दिया है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, उसका 25 कर दिया, इंटू 3 की पावर 15 कर दिया है, 2 की पावर 2 करके 15 कर दिया है, ठीक है। 15×2 = 30 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2 होगा 4 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके जब लाया है तो 2 की पावर 33 लाया है और 2 की पावर 3 लाया है, क्योंकि दो दो में करके ये इसको कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए इसको 2 पे कैसे करेगा, तो 2 इसको ऊपर ले जाएगा जब, तो 2 की पावर -12 हो जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर 30 है या 2 की पावर 75 है, तब उसी को घटा के जब 2 की पावर 33 आया है इंटू 3 की पावर 3 आया है। तो अभाज्य गुणनखंड हमको चुनना है, तो 33 में 3 जोड़ देंगे तो 36 आएगा, तो अभाज्य जो गुणनखंड 36 आ जाएगा। तो इसी का ऊपर जोड़ के, तो इसी के तोड़ के 2 और 3 के फॉर्म में लाएंगे, और जो उसका घात होगी उसको जोड़ देते हैं, तो वही अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है। तो इसमें कोई संख्या नहीं है, डी आंसर सही है इसका, कोई इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। 111 का डी आंसर सही है। अगला है कि दो संख्या जो है 5-6 के अनुपात में है तथा उनका लौसत जो है 660 है, छोटी संख्या क्या है, ठीक है। ठीक है, तो संख्या जो दी हुई है 5 संबंधित 6 का अनुपात है, तो छोटी संख्या मान लेते 5x है, और बड़ी संख्या जो है 6x है, तो ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है।
तो इन दोनों का लॉसा क्या होगा, 5x और 6x का 30x होगा। ठीक है, 30x इसका लॉसा हो गया। तो फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसका 30x हमने निकाल लिया। छोटी संख्या 5 माने हैं, बड़ी संख्या 6 माने थे, तो यक्स लगा दिया, अनुपात में दिया तो 5x हो गया, 6x हो गया, तो इसका एलसीएम 30x निकाले। 30x बराबर एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया। लॉसा कितना दिया, 660 दिया है। तो 300 के बाद 30x के बराबर 660 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 660/30 बराबर 22 हो जाएगा। फिर छोटी संख्या हमको निकालनी है। छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, तो 5x में x की वैल्यू 22 रख देंगे, तो 5 गुणित 22 बराबर 110 हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 110 है, डी वाला आंसर सही है, 110 है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चार संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, पर निम्न में से कौन सा अभिक्रिया के द्वारा संख्याएं 6, 14, 54, 149 हैं प्राप्त होगी। तो चार संख्याओं का एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा ये संख्याएं 6 है, फिर 14 है, फिर से 54 है, फिर 149 है, तो कैसे ये प्राप्त होगी बताना है। तो क्या करना होगा हमको, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो दिया है कि इसके वर्ग में एक जोड़कर, इसके घन में एक जो घटाकर, दो जोड़ने के बाद दो गुणा करके, नहीं, इसके वर्ग में 5 जो है जोड़कर, तो जो डी वाला है यही सत्य है। कैसे, तो 6 है, तो 6 क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 14 है, तो लिख सकते हैं इसको, 14 को 3 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, उसी तरह से 54 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 5। उसी तरीके से 149 लिखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5, 12 12 में 144, 5 49, 149। ठीक है, तो डी आंसर सही है। अगला है सम समायकी दिया, तो सम समायकी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2010 का सम समायकी है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो सम समायकी को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जो बना था उसको संबंधित किससे है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, सी आंसर सही है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। या फिर ग्रीन कोर्ट न्यायालयों सृजन है, तो इसका जो है ग्रीन कोर्ट न्यायालयों से सृजन से संबंधित है इसका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 संबंधित है, तो ग्रीन कोर्ट न्यायालयों के सृजन से थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 ग्रीन कोर्ट न्यायालय सृजन से संबंधित है। पर्यावरण संबंधी कानूनों को के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण अधिकार की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली में 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन कोर्ट के सृजन से संबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पूछ रहा है, पूछा है कि एक्ट जो है किससे संबंधित है, तो ग्रीन कोर्टों के। अब पूछता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है, तो पर्यावरण संरक्षण में काम करता है, तो ये सही ये था। वो एक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो उसी समय सम समय कि ये 2010 में ही एक्ट आया होगा, इसीलिए पूछ रहा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 ज्ञान पुरस्कार। देखिए ज्ञान पुरस्कार तो कई बार पूछता है, तो ज्ञान जो पीठ पुरस्कार है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जब हम लोग करंट अफेयर्स देंगे तो विशेष ध्यान देंगे। बुकर भी पूछा है, देखिए बुकर भी पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नोबेल प्राइज का भी पूछा है, 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इन सबको भी देखना है। खेल रत्न पूछ रहा है, ये खेल रत्न पूछा है। 16वें एशियाई खेल जो कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसके बारे में पूछता है, तो ध्यान देंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो सारा जो है यहाँ पे सब क्या दिया है, करंट अफेयर्स दिया है उस समय का, सब करंट अफेयर्स है। चलिए ठीक है, ये जो है करंट अफेयर्स नहीं है, लिख रहा पूछ रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है, तो वो कानपुर में है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, अब देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलाया तो साहित्य के क्षेत्र में
और व्यक्ति है, क्षेत्र में और व्यक्ति है, किस क्षेत्र में किसको क्या मिला है, सम्मान मिला है, तो उसके बारे में भी ये पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 140 क्वेश्चन इस तरह से पूरा हुआ है। करंट अफेयर से इसलिए ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग दूसरा देखेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।